हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बेब क्रिपलिंग जनरली ऑकर एट ए पॉइंट वेयर। जो वेब क्रिपलिंग होती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेट 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर पता होगा। तो वेब क्रिपलिंग जो होती है जहाँ पर हमारा पॉइंट लोड जो होता है वो लगता है, वहाँ पर आपको वेब क्रिपलिंग देखने को मिलती है। जो पॉइंट लोड होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेटर लोड भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बोल रहा है कि ISLC स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म ऑफ ISLC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, यहाँ पर तो फुल फॉर्म ही पूछी गई है, लेकिन हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि बीम सेक्शन जो होता है उसको हमने कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, या फिर हो सकता है कि कॉलम सेक्शन जो होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, या हो सकता है कि एंगल सेक्शन जो होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, या फिर जो चैनल सेक्शन होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारे पास बीम सेक्शन है उसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आईएस कोड ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास आता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, एक आता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, एक आता है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, एक आता है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड वेब बीम। सॉरी, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 5 में नहीं किया गया है, 4 में किया है। इस चीज़ को आप याद रखिए, 4 ही बनते हैं। ये है बीम सेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास आता है ISA, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल लेग एंगल भी बोलते हैं, इक्वल लेग एंगल बोलते हैं। दूसरा भी यही होता है ISA, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल, अनइक्वल जो होता है लेग एंगल उसको हम बोलते हैं। एक इक्वल होता है, एक अनइक्वल होता है, तो 2 सेक्शन ही है एंगल के। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिंपली फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, तो वो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 4 इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फील्ड वेल्ड शैल बी। ये मैं आपको बता चुका हूँ जब स्ट्रक्चर का हम सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया। तो इंटरमीडिएट लेंथ जो होती है फील्ड वेल्ड की वो 40 mm या फिर 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड ये होती है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन देख रहा है, बोल रहा है कि रिवेट जॉइंट इज, रिवेट जॉइंट क्या होता है, सिंगल लैप जॉइंट होता है, या फिर बट जॉइंट होता है, या फिर लैप एंड बट जॉइंट दोनों होते हैं, या फिर दोनों ही नहीं होते हैं। क्या होता है रिवेट जॉइंट जो होता है। रिवेट जॉइंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक लैप जॉइंट, एक बट जॉइंट। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4.6 टाइप बोल्ट जो कोई कंफर्म किया गया हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग, रिस्पेक्टिवली अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ, सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो 400 होती है एंड 240 ये होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है। ऑप्शन सेकंड फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लग एंगल, लग एंगल जो होता है वो हम क्यों यूज करते हैं, क्या होता है, किस लिए होता है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा आर यूज टू रिड्यूस लेंथ ऑफ कनेक्शन। लग एंगल जो होता है हम उसको यूज करते हैं ताकि हमारी जो लेंथ होती है किसी कनेक्शन की वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि इफ ए टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर शुड नॉट एक्सीड। देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, टेंशन मेंबर के लिए पूछा गया है। कंडीशन आपके पास गिवन है, टेंशन मेंबर की तरह यहाँ पे
टाई मेंबर भी हो सकता था, इसकी जगह टाई मेंबर भी आपको पूछा जा सकता था। तो एक ही बात है, टेंशन मेंबर हो चाहे टाई मेंबर हो, हमारे पास इस कंडीशन के लिए 385 स्लेंडरनेस रेशो होता है। इसको आप अपने ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रोलर स्टील बीम, रोलर स्टील बीम है shear फोर्स मोस्टली रजिस्टर्ड बाय, रोलर स्टील बीम में shear फोर्स जो होती है किसके द्वारा रजिस्ट की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? तो क्या आंसर रहेगा? वेब रहेगा, वेब फ्लेंज दोनों रहेगा, फ्लेंज रहेगा, फिर न्यूट्रल एक्सिस रहेगा। सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ जो शेयर स्ट्रेस होता है वो वेब के द्वारा ही रजिस्ट की जाती है। फ्लेंज के द्वारा क्या रजिस्ट की जाती है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो फ्लेंज होता है इसके द्वारा बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो रजिस्ट किया जाता है। आपके पास कोई भी हमारा बीम का सेक्शन होता है उसके पास एक फ्लेंज होता है एंड एक वेब होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। अब यहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्टिकल जो होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो कौन सा होता है। अगर हम आई बीम या फिर एच बीम की बात करें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो होता है उसको हम फ्लेंज बोलते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल जो होता है एलिमेंट जो होता है उसको फ्लेंज बोलते हैं। एंड जो वर्टिकल एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वेब होता है। इसको भी याद रखिए क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो होता है किसी भी बीम में वो क्या कहलाता है, फ्लेंज, वेब या फिर दोनों या फिर न्यूट्रल एक्सिस क्या कहलाता है। तो वर्टिकल से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रावर्स शेयर टू बी कंसिडर फॉर डिजाइन ऑफ पैटर्न प्लेट इज, ट्रावर्स शेयर जो होती है वो कितनी कंसिडर की जाती है। हमारा एक आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग 800/2007 के अकॉर्डिंग ट्रावर्स शेयर स्ट्रेस जो होती है वो कंसीडर की जाती है 2.5% ऑफ एक्सिली फोर्स। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ रिवेट इन स्टील रूफ ट्रस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ ट्रसेस। अमाउंट जो होता है रिवेट का स्टील रूफ ट्रसेस में, वो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ द ट्रसेस, कितना होता है। तो 5% होता है रिवेट का जो वेट होता है, अमाउंट होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे जो जो ट्रसेस होती है उसका वेट जो होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर भी जो सेल्फ वेट होता है ट्रसेस का, इस पॉइंट को आप याद रखिए कितने किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। तो 0.090 से लेकर 0.15 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, पर स्क्वायर मीटर इतना वेट होता है, किलो न्यूटन होता है। इसको याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी इन ए स्टील कॉलम इज, बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है स्टील बीम की इस डैश रिलेटेड टू लेंथ या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडर रेशो या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडर रेशो या फिर नॉन लीनियरली ऑफ स्लेंडर रेशो। क्या आंसर रहेगा? तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लेंडरनेस रेशो जो होता है उसके। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग थिकनेस रेशो जो होता है, सॉरी स्लेंडरनेस रेशो जो होता है लेसिंग बार के लिए शैल नॉट एक्सीड, तो कितना होता है? यहाँ पर 3-4 कंडीशन ऐसी होती है जो कि आपको सारी ही कंडीशन पता होनी चाहिए। इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो ही बता रहा हूँ मैं सभी के लिए, जो प्योर टेंशन मेंबर होता है, प्योर टेंशन मेंबर जो होता है उसके लिए पूछा जाए, प्योर टेंशन मेंबर के लिए तो वो 400 होता है। प्योर टेंशन मेंबर के लिए 400 होता है। इन केस अगर आपसे पूछा जाए जो हमारे पास सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सीलिंग फैन से लेकर पूछा गया है, या फिर जो हैंगर होता है, हैंगर बार जो होती है, उन दोनों के लिए पूछा जाए, ये एक ही है सीलिंग फैन है हैंगर फैन के लिए, तो 160 होता है इसके लिए। इस पॉइंट को आप याद रखिए। बाकी मैंने आपको टेंशन मेंबर के लिए पीछे बता ही दिया कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू लाइव लोड या फिर अदर लोड जो होता है उसके लिए 180 होता है। रिवर्सल ऑफ विंड या फिर अर्थक्वेक के लिए 350 होता है। अब यहाँ पे लेसिंग के लिए पूछा गया तो लेसिंग के लिए 140 होता है।
ये भी इंपॉर्टेंट है लेसिंग वाला। बाकी 3-4 और बताया मैंने आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सीलिंग फैन वाला याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि आपको ये एग्जाम में पूछा जाए, सीलिंग फैन वाला या फिर हैंगर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको सभी पता है कि किसके लिए कितना होता है। अगला देखिए, वेयरिंग स्टिफनर इन ए प्लेट गर्डर इज यूज टू। वेयरिंग स्टिफनर हम क्यों यूज करते हैं? डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब के लिए, या फिर प्रिवेंट बकलिंग के लिए, या फिर प्रिवेंट एक्सेस डिफ्लेक्शन के लिए, या फिर ट्रांसवर्स लोड फ्रॉम टॉप फ्लेंज टू बॉटम फ्लेंज वन के लिए। तो वेयरिंग स्टिफनर का यही मेन मोटिव होता है कि जो हमारा वेब होता है उसको बकलिंग को रोकने के लिए। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस कितनी है? 10 mm से कम है। तो यहाँ पर एक चीज़ एक क्लियर हो जाती है कि जो मिनिमम फिल्ड वेल्ड का साइज होता है वो डिपेंड करता है प्लेट की थिकनेस पर। कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। इन केस यहाँ पे देखिए, प्लेट थिकनेस मैं पीटी से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ये मैंने ही लिखा है, बाकी बुक पर ऐसा नहीं है कि पीटी लिखा हुआ है, क्योंकि प्लेट थिकनेस। अब यहाँ पे फील्ड बेल्ट का मिनिमम साइज देखिए, मिनिमम साइज जो है इसको आप दूसरे कॉलम में रखिए। अगर इन केस जो हमारे पास ये पीटी होती है, प्लेट की थिकनेस जो होती है 10 से कम है, तो उस केस में हमारी जो मिनिमम फील्ड बेल्ट का साइज होता है वो 3 mm होता है। 10 से 20 होगा, यहाँ पर 5 mm होगा, 20 से 32 होगा तो उस केस में 6 होगा, अगर 32 से 50 होगा तो उस केस में 8 mm होगा। तो हमसे 3 mm के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे 10 के लिए पूछा गया, तो 3 mm हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द यील्ड मूवमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज डिफाइंड एज द मूवमेंट। बोल रहा है कि यील्ड मूवमेंट जो होता है क्रॉस सेक्शन का, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक ऐसा मूवमेंट है दैट विल जस्ट प्रोसीड प्रोड्यूस द यील्ड स्ट्रेस। बोल रहा है कि यील्ड मूवमेंट जो होता है किसी क्रॉस सेक्शन का, वो एक ऐसा मूवमेंट होता है दैट जस्ट विल प्रोड्यूस यील्ड स्ट्रेस इन, किस में प्रोड्यूस करता है? आउटर मोस्ट फाइबर में, इनर फाइबर में, या फिर न्यूट्रल फाइबर में, किस में करता है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो वो यील्ड स्ट्रेस जो होता है प्रोड्यूस करता है आउटर मोस्ट फाइबर जो होता है सेक्शन, उसमें ये प्रोड्यूस करता है। वन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेप फैक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन विद डायमंड शेप अंडर फ्लेक्चर। शेप फैक्टर जो होता है क्रॉस सेक्शन विद डायमंड शेप अंडर फ्लेक्चर के लिए वो क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1, 4, 2, 3 कितना होता है? तो यहाँ पे सिंपली जो शेप फैक्टर होता है वो डायमंड के लिए पूछा गया है। आपको सिंपल ये बताना है कि डायमंड के लिए कितना होता है। तो डायमंड के लिए हमारे पास 2 होता है। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी 3-4 और सेक्शन के लिए भी होता है, आपको ये भी पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक रेक्ट एंगुलर होता है, उसके लिए 1.5 होता है। अब जो सर्कुलर होता है उसके लिए 1.7 होता है। इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजाइन ऑफ बोल्ट कनेक्शन इज जनरली डन। डिजाइन जो होती है बोल्ट की कनेक्शन की, वो जनरली डन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। कौन से आईएस कोड में आती डिजाइनिंग होती है बोल्ट कनेक्शन की? सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे इस स्टील स्ट्रक्चर से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की, तो यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे, बाकी कोई नहीं होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सी गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये हमें बताना है। स्ट्रेस इन प्लेट इज यूनिफॉर्म, या फिर रिवेट आर एज्यूम टू बी स्ट्रेसड इक्वली, या फिर बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट एंड रिवेट, या फिर फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट टू बी कंसिडर। कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी यहाँ पर? अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रेस होता है प्लेट पर वो भी यूनिफॉर्म होता है, बेयरिंग स्ट्रेस भी यूनिफॉर्म होता है। रिवेट जो होती है, रिवेट आर एज्यूम, उसको स्ट्रेस इक्वली हम एज्यूम करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है रिवेट पर वो भी यूनिफॉर्म ही होता है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ऑप्शन ये वाला गलत है, बाकी तीनों चीज़ें सही है। इसको आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट वन देखिए, इफ़ डी इज़ द क्रॉस सेक्शनल ग्रोस डायमीटर मिनिमम पिच ऑफ रिवेटेड जॉइंट मस्ट बी।
कितनी होती है मिनिमम, तो 2.5 डी होती है। यहाँ पर हमारे पास 2-3 केसेस आते हैं, तो वो केसेस भी आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि टेंशन के लिए कितना होता है, कंप्रेशन मेंबर के लिए मैक्सिमम पिच कितनी होती है। मिनिमम तो हमें पता लग गया कि 2.5 डी होती है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम जो होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम पिच जो होती है तो वो कंप्रेशन के लिए 12 टी या फिर 200 बिच एवरेज लेस, टेंशन के लिए 16 टी और 200 बिच एवरेज लेस, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, ये होता है इसका मीनिंग। अगला देखिए मैक्सिमम स्लेंडर रेशियो फॉर टेंशन मेंबर के लिए। तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम जो होता है प्योर टेंशन के लिए वो 400 होता है। प्योर टेंशन की जब बात आएगी 400 होता है। हैंगर के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, सीलिंग फैन के लिए भी बता चुका हूँ कि कितना होता है। अगला देखिए ट्रू कौन सा है, यहाँ पर हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सी ट्रू है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सेकंड। इस सिलेंडर सेक्शन शेल नॉट बी यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर। जो सिलेंडर मेंबर होता है उसको हम कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोज्ड लोड, कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो 180 होता है। ये कंप्रेशन के लिए पूछा गया है, बाकी अटेंशन वगैरह के लिए नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत स्टेटमेंट हमें बतानी कि कौन सी गलत है भाई, कौन सी गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर हमें लग रहा है कि पर्लिन से ही क्वेश्चन पूछा गया, तो पर्लिन से आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स पता होने चाहिए कि पर्लिन जो होता है वो क्या होता है। तो पर्लिन इज सब्जेक्ट टू बाइएक्सियली बेंडिंग, इस पर यही लोड लगता है, बाइएक्सियली बेंडिंग एंड स्पैन ऑफ पर्लिन सेंटर टू सेंटर ट्रस पर्लिन इज लोकेटेड एट द पैनल, ये भी सही है। यहाँ पर हम अगर हम मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करें दो पुर्लिन के बीच में, तो 1.4 मीटर होती है, 1.4 मीटर। इस पॉइंट को आप याद रखिए। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सही हो जाएगा गलत हो जाएगा, गलत चूजना है हमें, तो ऑप्शन 4 हमारा सही गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन का, लेकिन गलत स्टेटमेंट ये वाली है 4, क्योंकि इसमें ये टेंशन नंबर की तरह हम इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ट्रांसवर्स लोड लगता है, ट्रांसवर्स लोड लगता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट कर्डर कॉरस्पॉन्डिंग टू, तो वो मिनिमम वेट जो होता है उससे रिलेट करती है। अब अगला देखिए, एन एंगल सेक्शन कैन बी यूज्ड एज पर्लिन। एंगल सेक्शन जो होता है पुर्लिन की तरह हम इसको यूज करते हैं व्हेन द स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस इज, स्लोप जो होता है रूफ ट्रसेस का वो कितना होता है। तो 30 से कम होने, 30 डिग्री से कम होगा तभी हम पुर्लिन को यूज करेंगे एज ए एंगल सेक्शन। ऑप्शन हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली स्पॉटेड बीम इज। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, क्या मीनिंग होता है इसका। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है उसके लिए पूछ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप जो होती है सिंपली सपोर्टेड बीम में वो क्या होती है, रेक्ट एंगुलर, ट्राइंगुलर, सर्कुलर, पैराबोलिक, क्या होती है। तो वो होती है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल सैग और डिप ऑफ द केबल वेरी फ्रॉम। सेंट्रल सैग या फिर डिप जो होता है केबल वाई के लिए वो वेरी करता है कौन सी वैल्यू से लेकर कौन सी वैल्यू तक। तो वो वेरी करता है 1/10 से लेकर 1/15 ऑफ द स्पैन, ऑफ द स्पैन जो होता है उस वैल्यू तक वेरी करता है। ऑप्शन हमारा 1 आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इज वैलिड ओनली इफ द मटेरियल इज। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन जो होती है वो वैलिड होती है किस केसेस में, जब हमारा मेंबर मटेरियल जो होता है प्लास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, या फिर इलास्टोप्लास्टिक होता है, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो होता है वो लीनियर होता है। किसके लिए वैलिड होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रिलेशनशिप जो होता है लीनियर होता है, उस केसेस के लिए ये वैलिड होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई व्हाट अदर नेम इज द वर्चुअल वर्क लोड मेथड यूज्ड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन एट ए पॉइंट ऑफ ए स्ट्रक्चर नाउन। तो वो यूनिट लोड मेथड जो होता है इससे हम जानते हैं। अब ये भी वही सेम क्वेश्चन है। अगला देखिए, who proposed the column analyzed method used to analyze the intermediate structure। कॉलम एनालॉजी मेथड जो है जिसको हम यूज करते हैं एनालाइज द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, वो किसने दिया है? किसने दिया है? इलोर ने, मोहोर ने, हार्डी क्रॉस ने, या फिर कैस्टी गलीनो ने? किसने दिया है? हार्डी क्रॉस ने। हार्डी क्रॉस ने ये दिया है। ये 1932 में हार्डी क्रॉस ने दिया था। आपको ये पता होना चाहिए कि 1932 में दिया था। हो सकता है कि आपको जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको पता होगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला देखिए, एक कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड विद वर्टिकल प्रॉप्स। कैंटिलीवर बीम जो होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल प्रॉप्स की तरह एट इट्स फ्री एंड पर। इट्स स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी जो होती है विल बी इंक्रीज बाय 2%, या फिर डिक्रीज बाय 1%, या फिर इंक्रीज बाय 1, या फिर रिमेन अनअल्टर्ड। तो इंक्रीज होती है 1। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है वो कॉलम एनालॉजी मेथड नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोर्टल इन ब्रिज ट्रेसेस। ब्रिज ट्रेसेस में आपको कई बार बता चुका हूँ कि पोर्टल जो हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो ब्रिज की ट्रेसेस होती है वो एक स्टेबिलिटी जो होती है उसको देने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं कि हमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी वही और मिल सके, तब हम इसको पोर्टल को ब्रिज में प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज बेस्ट सूटेबल फॉर। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है बेस्ट होता है किसके लिए होता है? इनडिटरमिनेट पिन जॉइंटेड ट्रेसेस के लिए, रिजिड फ्रेम के लिए, स्पेस फ्रेम के लिए, ट्रस्ड फ्रेम के लिए, बीम के लिए, किसके लिए होता है? तो वो रिजिड फ्रेम जो होती है उसके लिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है बहुत ही सूटेबल होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, फ्रेम आर कैरेक्टराइज बाय। फ्रेम जो होती है उसको कैरेक्टराइज किया गया है बाय डैश रजिस्टिंग मेंबर एट सम और या फिर ऑल द जॉइंट्स पर। टॉर्जन, शियर, मोमेंट, टेंशन। फ्रेम आर कैरेक्टराइज बाय मूवमेंट रजिस्टिंग मेंबर। मूवमेंट रजिस्टिंग मेंबर होता है एट सम या फिर ऑल जॉइंट पर, थोड़े बहुत जॉइंट पर या फिर कुछ सभी जॉइंट पर मूवमेंट रजिस्ट करने के लिए हम उसको कैरेक्टराइज किया गया है फ्रेम को। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये हम पीछे डिस्कस कर भी चुके हैं कि कौन सा होता है, कॉलम एनालॉजी मेथड होता है। ऑप्शन वन हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैरी ओवर फैक्टर इन ए प्रिज्मेटिक मेंबर विद ए फिक्स फार एंड के लिए। फिक्स फार एंड के लिए कितना होता है? फिक्स फार के लिए कितना होता है? कैरी ओवर मोमेंट फैक्टर जो होता है आधा होता है, 1/2 आंसर हमारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बीम इज सपोर्टेड ओवर 3 रोलर लेइंग इन सेम प्लेन। जो बीम है वो सपोर्ट कर रहा है ओवर 3 रोलर लेइंग इन सेम प्लेन, द बीम इज स्टेबल डैश में। तो बीम जो होता है वो स्टेबल होता है फॉर लोडिंग विद नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बीम। इन द डायरेक्शन ऑफ बीम, ऑप्शन सेकंड हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो होता है कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो होता है कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको एनालाइज करने के लिए हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं। तो वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है स्टैटिकली, उसके लिए हम यूज करते हैं। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ ए मेंबर इंडिकेट। टेंशन कोएफिशिएंट ऑफ मेंबर जो होता है वो क्या इंडिकेट, क्या दर्शाता है। तो वो ये दर्शाता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर जो होती है ये इंडिकेट करता है कि कितनी है भाई। ऑप्शन 1 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।